Hey guys, welcome in your channel टेक नॉन टेक एंड मोर पर। तो आज हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब थर्मोडायनेमिक्स में कितने लॉज होती हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड ज़ेरोथ लॉ, और वो भी कुछ हट के तरीके से देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इफ़ a body A is in thermal equilibrium with a body B, then the body B separately in thermal equilibrium with a body C, then the body C must be in thermal equilibrium with a body A। कुछ समझ में आया? अच्छा चलो मैं समझाती हूँ। आज तक आप लोग यही समझ के आए हो ना, इफ़ ए बॉडी ए कोई मान लो बॉडी ए है, थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए बॉडी बी, ये है बी, ये इससे थर्मल इक्विलिब्रियम है, एंड बॉडी बी इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए बॉडी सी, ये इससे थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो ये मस्ट भी इंश्योर करते हैं कि सी ए से थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यही कुछ बोल बच्चन समझ के आई हो आज तक। और आज देखो ये जो यहाँ पर पिक्चर है ना, ये कौन सी पिक्चर आ गया भाई? तो ये इंसान मान लो बॉडी ए है, ये थर्मोमीटर बॉडी बी, एंड थर्मोमीटर के अंदर जो मार्करी है जो रेड कलर से दिख रही है ना, वो है बॉडी सी। ये ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है? बेसिकली ये एक टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में ही बताता है और कुछ नहीं। बॉडी ए बी सी ये कुछ नहीं, ये सिर्फ टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में सीधा सीधा बताना चाहती है। जो हम लोगों की फीवर होती है ना, उस फीवर में हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं किससे? थर्मोमीटर से। तो वही इसने बताया और कुछ नहीं। जो बॉडी ए है वो थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी, मतलब ये कांच की जो होती है थर्मोमीटर का, एंड बॉडी बी इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, मतलब वो मार्करी के साथ होती है। और ऐसे ही हमारा टेम्परेचर निकल के आ जाती है। जो एडिजिट हमारा टेम्परेचर होती है ना, वही मार्करी शो करती है, एंड बाद में वो हमें रीडिंग दिखाती है। इस मदद से हम लोग टेम्परेचर मेज़र कर पाते हैं। यही है ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब देखो, अब यहाँ पर जो है ये तो बढ़िया चीज़ है भाई, ये लास्ट में दिखाऊंगी, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है। तो देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जूल्स लॉ और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इतने सारे नाम है इसका। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरगोइंग ए साइकिल, ये एक साइकिलिक प्रोसेस है। द नीट हीट ट्रांसफ़र इज़ इक्वल्स टू द नीट वर्क ट्रांसफ़र। मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ Q इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ W, मतलब समेशन ऑफ हीट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्क। हीट एंड वर्क बोथ क्या है? एनर्जी है। तो ये एक फर्स्ट लॉ एक बेसिक एनर्जी की कंसेप्ट देती है, एंड एनर्जी है तो एनर्जी कहीं ना कहीं पे फ्लो होगा। तो यही बताते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड ये नहीं बताते हैं कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ एनर्जी आएगा, ये कुछ नहीं बताता है। सिर्फ एनर्जी के ये कॉन्सेप्ट दे के छोड़ देते हैं। दे आती है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में क्या बताती है? जो एनर्जी की कंसेप्ट था ना, जो फर्स्ट लॉ ने दिया एनर्जी है, लॉ ने जो एनर्जी का कंसेप्ट दे के छोड़ दिया था ना, उसी को सेकेंड लॉ और थोड़ा आगे ले जाती है। वो बोलती है वो एनर्जी का डिटेल में मतलब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, एनर्जी का डिग्रेड क्या होता है, एनर्जी का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे ही देखते हैं। जैसे कि एनर्जी है, मान लो कि हीट है, हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगा, जो कि फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया था। एंड सेकेंड लॉ और क्या बताया? एक डायरेक्शन दिया, जैसे कि वो डायरेक्शन दिया कौन सी तरफ से कौन सी तरफ जाएगा, हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा, ये डायरेक्शन भी देती है। एंड ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी की देती है, मतलब डिसऑर्डरनेस ऑफ एनर्जी, रैंडमनेस जो होती है ना एनर्जी में, वो भी सेकेंड लॉ बताती है। तो इसकी मदद से ना दो लोग आए, एक तो केल्विन साहब आ गया, एक क्लॉसियस साहब आ गया। तो ये दोनों ने मिलके कुछ थ्योरी दी इसकी मदद से, मतलब सेकेंड लॉ आई तो सेकेंड लॉ की यूटिलाइजेशन करके ये दोनों ने दो थ्योरी दी। तो ये दो थ्योरी क्या है देख लेते हैं। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये ब्लैंक हो गया, ये होगा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। It is impossible to develop a device slash engine slash cycle which can produce work continuously by absorbing heat from a single reservoir। इसका मतलब क्या होती है? सोर्स से ये हीट इंजन है, मतलब केल्विन प्लैंक्स लॉ हीट इंजन के बारे में ही बताती है। तो सोर्स से
हीट इंजन में सोर्स से जितना भी आएगा ना, तो वो पूरा का पूरा ये हीट इंजन में आएगा एंड देन वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जितना एनर्जी लेगा उतना ही एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ये इम्पॉसिबल बताया, क्योंकि कुछ सिंक में भी जाएगा। तो यही बताया केल्विन प्लैंक ने कि कुछ सोर्स में जाएगा एंड दे पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, कुछ सिंक भी हो जाएगा। एंड देन देख लेते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट it is impossible to develop a device or engine or cycle which can transfer heat from low temperature reservoir to high temperature reservoir without any external work। मतलब ये बता रही है क्या, ये जो सिंक है ना, इससे यहाँ तक ऐसे ही चला जाएगा, कुछ डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। जो बीच में ये रेफ्रिजरेशन है ना, क्लॉसियस स्टेटमेंट बेसिकली रेफ्रिजरेशन के बारे में ही बताती है। तो ये रेफ्रिजरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वर्क करना यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हीट लेगा, ये वापस में वैसे ही फेंक देगा, जैसे कि हमारी रेफ्रिजरेशन में होती है ना, जो हीट लेता है रेफ्रिजरेशन के अंदर से वो बाहर फेंक देता है। वो फेंकने के लिए कोई ना कोई वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, तो कोई ना कोई वर्क की नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होगा। यही केल्विन साहब बता रही है। तो देख लेते हैं हमारी फेमस जो थिंग्स थी, वो है ये, जो कि फाउलर है, इन्वेंटर ऑफ ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये तो एग्ज़ाम में आ ही जाता है। एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना, वो है क्या? ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये कब आया? ये सबसे लास्ट में आया 1931 से लेके 1935 के बीच में ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। उससे पहले कौन आया? उससे पहले फर्स्ट लॉ आया। एंड सेकेंड लॉ के ऊपर ना सबसे पहले काम शुरू हो गया था, जो कि 24 के बीच में, 24 से यहाँ तक इतना टाइम लगा सेकेंड लॉ को स्टैब्लिश करने में। बीच में फर्स्ट लॉ स्टैब्लिश हो गया, तो वहाँ से इन लोगों को मदद मिली सेकेंड लॉ को। एंड देन सेकेंड लॉ बाद में स्टैब्लिश हुआ। देन ये फर्स्ट लॉ आ गया था, तो इसको फर्स्ट लॉ फर्स्ट में ही नाम दे दिया। देन सेकेंड लॉ आ गया, तो इसको सेकेंड में नाम दिया। लेकिन ये सब लॉ जब आविष्कार हो गया ना, तो इसके बाद पता चला अरे भाई बेसिक तो यही है, यही किसी ने नहीं बताया, लेकिन काम तो कर दिया, समझ में आ गया, किसी ने नहीं बताया। तो ये ज़ेरोथ लॉ, इन्वेंटर है फाउलर, तो फाउलर लॉ भी रख सकती थी, लेकिन ये एकदम बेसिक है। तो फर्स्ट तो आ गया था, नाम भी पड़ गया था फर्स्ट लॉ, सेकेंड भी आ गया था, इसका भी नाम पड़ गया था सेकेंड लॉ। तो ये इन लोगों ने क्या किया, तो फाउलर साहब की जो लॉ थी ना, उसको बोल दिया ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जबकि ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सबसे बाद में आती है। लोग यही कन्फ्यूजन में आ जाती है कि फर्स्ट में ज़ेरोथ लॉ लिखी होती है, तो ज़ेरोथ लॉ फर्स्ट में आ गया होगा शायद, देन फर्स्ट लॉ, देन सेकेंड लॉ। तो ये नहीं है, यही बताना था, क्योंकि मैंने बहुत जगह से सुनी कि लोग इसमें गड़बड़ी कर देती है। तो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है बताने के लिए, मतलब जान लेना मतलब ज़रूरी है। आप अगर गूगल कर लोगे ना तो यही मिलेगा। अगर आपको किसी को जज करनी है कि वो सही है, पढ़ा रहे है कि नहीं, तो इससे आप जान सकती हो, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी ना इसमें गड़बड़ा जाती हैं। तो बी केयरफुल। ये आउट ऑफ सिलेबस है थोड़ा, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि मोस्टली लोग गलत पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।